नमस्कार। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि बस कोई बहुत बड़ा बदलाव आने ही वाला है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि वो क्या है। बस एक एक फीलिंग होती है। तो आज हम एक ऐसे ही दर्शन को समझने जा रहे हैं जो ठीक इसी पल की बात करता है। यह है एरिक पेपिन का साइलेंट अवेकनिंग। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स में काफी गहराई से उतरने वाले हैं। ये जो शब्द हैं, जो असल में फीनिक्स की कहानी से लिए गए हैं, यही इस पूरे दर्शन का दिल है। फीनिक्स, जो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है, वो हमारे अपने बदलाव का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये उस कमाल के, उस शक्तिशाली, शांत पल के बारे में है जो हमारे पुराने मैं के अंत और एक नए मैं के जन्म के ठीक बीच में आता है। शुद्ध संभावनाओं से भरा हुआ एक क्षण। तो भीतर की ओर ये जो सफर है, इसे शुरू कैसे किया जाए? पहला कदम, और शायद सबसे हैरान करने वाला भी, वो है समर्पण की शक्ति। लेकिन देखिए, इसका मतलब हार मान लेना बिल्कुल भी नहीं है। इस दर्शन में समर्पण असल में अंदर से मुक्त होने के लिए एक एक्टिव और बहुत पावरफुल तकनीक है। कराटे किड का वो मशहूर सीन तो याद ही होगा, वैक्स ऑन वैक्स ऑफ। डैनियल सान को लग रहा था कि वो तो बस गाड़ियां साफ कर रहा है, पर असल में वो कराटे के लिए मसल मेमोरी बना रहा था। ठीक इसी तरह समर्पण जैसी आध्यात्मिक प्रैक्टिस एक तरह की इमोशनल मसल मेमोरी बनाती हैं। ये हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप बिना ज्यादा सोचे समझे तैयार करती हैं। तो सवाल ये है कि ये तकनीक असल में काम कैसे करती है। चलिए इन कदमों को ना एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मन के अंदर जो एक लगातार बकबक चलती रहती है ना, जिसे बैबलर कहते हैं, उसे शांत करना है। फिर जब थोड़ी शांति हो जाए तो दूसरा कदम आता है अपनी अंदर की भावनाओं से जुड़ना। ये महसूस करना कि शरीर में वो जो रुकावट है वो आखिर है कहाँ। तीसरा, पूरी चेतना के साथ ये फैसला करना कि हाँ, अब इस भावनात्मक रुकावट को जाने देना है। और आखिर में ये दर्शन एक बहुत अच्छी कल्पना करने को कहता है कि वो जो मुद्दा है वो एक हीलियम का गुब्बारा है और उसे बस छोड़ दिया है और वो धीरे धीरे आसमान में दूर उड़ता जा रहा है। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है। समर्पण असली होना चाहिए। इस दर्शन के हिसाब से किसी दर्दनाक अनुभव को बस नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले उससे मिलने वाले सबक को सीखना होगा, तभी उसे सच में जाने दिया जा सकता है। ऐसा है जैसे ब्रह्मांड सच्चाई की एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और उसे धोखा देना नामुमकिन है। अच्छा, तो चलिए अब अंदर के अभ्यास से हटकर उस बड़ी पिक्चर को समझते हैं जो इन सभी तकनीकों का आधार है। ये विचार कि ब्रह्मांड खुद सोचता है। एक सोचने वाले ब्रह्मांड के इस विचार को समझने के लिए प्रकृति से मिले इस दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। एक तितली को कैसे पता चलता है कि उसे अपने पंखों पर उल्लू की आंखों की इतनी सटीक नकल बनानी है? अब पारंपरिक विकासवाद का सिद्धांत तो यही कहेगा कि ये लाखों सालों में हुआ एक संयोग है, लेकिन ये दर्शन हमें पूछने के लिए कहता है, क्या यहां कुछ और भी हो रहा है? और लेखक ठीक इसी बात पर जोर देते हैं। ये कहना तो बहुत आसान है, अरे ये तो बस प्रकृति है। लेकिन गहरा सवाल ये है, प्रकृति का कौन सा हिस्सा उसे ऐसा करने के लिए कहता है। यहां तर्क ये है कि इतनी अविश्वसनीय कॉम्प्लेक्सिटी को सिर्फ संयोग का नतीजा मान लेना काफी नहीं है। ये एक गहरी सोच प्रक्रिया की ओर इशारा करता है। इस दर्शन में इस सोच प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, द फोर्स। ये एक एक्टिव सोचने वाली चेतना है जो हर जीवित चीज का मार्गदर्शन करती है, मतलब अणु के स्तर से लेकर तितली के पंखों और हमारे अपने जीवन तक। तो अगर हम इस सोचने वाले ब्रह्मांड के विचार को मान लें, तो अगला सवाल ये उठता है, क्या हम इसके साथ जुड़ सकते हैं? क्या अपनी चेतना को हैक करके इस ब्रह्मांडीय बुद्धि के साथ तालमेल बिठाया जा सकता है? ये खंड ठीक यही करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करता है। इस दर्शन के सबसे खास टूल्स में से एक है एक शक्तिशाली विजुअलाइजेशन अभ्यास, जिसे द किंगडम या राज्य कहा जाता है। इसे अपनी आंतरिक दुनिया को बनाने और मजबूत करने के एक तरीके के रूप में सोचें, मतलब एक व्यवस्थित और शक्तिशाली मेंटल लैंडस्केप का निर्माण। आइए इस आंतरिक राज्य के हिस्सों को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले हैं महल की दीवारें। ये मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक हैं। फिर आते हैं कुलीन शूरवीर। ये अपनी आंतरिक शक्ति और नेक इरादे हैं जो रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। इसके बाद है एक जादूगर, एक सिंबॉलिक सहयोगी जो अज्ञात से निपटने में मदद करता है। और आखिर में एक खोज मानचित्र जो इरादे को दिशा देने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का एक उपकरण है। यहां एक और बहुत ही पावरफुल आइडिया है, मानव शरीर को एक कंप्यूटर के रूप में देखना। इस दर्शन के अनुसार जैसे किसी खराब कंप्यूटर को उसकी फैक्ट्री सेटिंग्स पर रीसेट किया जा सकता है,
ठीक वैसे ही शरीर को उसके मूल स्वस्थ ब्लूप्रिंट पर रीबूट किया जा सकता है। ये शरीर को अपनी गलतियों या कह लें बीमारियों को खुद ठीक करने की इजाज़त देता है। तो इन सभी टीचिंग्स का, इन सभी तकनीकों का आखिरी मकसद क्या है? ये एक पैसिव दर्शक होने से आगे बढ़कर असलियत में एक एक्टिव भागीदार, एक सह निर्माता बनने की प्रक्रिया है। और ये जो तुलना है ना, ये उस बुनियादी बदलाव को बिल्कुल साफ साफ समझा देती है। सवाल ये उठता है कि क्या जीवन एक लहर की तरह है जो बस बहा ले जाती है, या फिर उस लहर पे सर्फ करना सीखकर जीवन में कुछ घटित किया जाता है? मतलब ये पूरा सफर बस एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होने से आगे बढ़कर द फोर्स के साथ एक एक्टिव, एक सहन निर्माता बनने का है। तो इस बदलाव को अनलॉक करने की चाबी क्या है? इस दर्शन के अनुसार ये बहुत ही सरल है, समझ। सिर्फ घटनाओं को देखना नहीं, बल्कि उनके पीछे के मैकेनिज्म को समझना। यही समझ वो पुल है जो प्रभावित होने की स्थिति से प्रभाव डालने की स्थिति में ले जाती है। और ये हमें आखिरी सवाल पर आता है, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ समेट देता है। क्या हमारा जीवन इसलिए मौजूद है क्योंकि ब्रह्मांड इसे बना रहा है, या इसलिए कि हम इसे बना रहे हैं? ये सवाल इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है, और ये ब्रह्मांड में अपनी शक्ति और अपनी जगह पर विचार करने के लिए एक खुला निमंत्रण है। इसका जवाब शायद सब कुछ बदल दे।